हेलो गाइस, वेलकम टू बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग लेकर आए हैं आपका जो टॉपिक रहा है एनसीईआरटी सार संग्रह का पॉलिटी का ही टॉपिक है, जो कि है प्रेसिडेंट। जो दिखने में तो लगता है बहुत ईजी है, बट क्वेश्चन ऐसे ऐसे घुमा के इसमें से आते हैं। जैसे कि पैटर्न भी बहुत चेंज हो चुका है बीपीएससी का, तो अब हम लोगों को पूरी तैयारी करके रखना है एग्ज़ाम के लिए। 12 फरवरी को जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है 68 बीपीएससी का। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना पहला सेशन। चलिए, प्रेसिडेंट के बारे में हम लोग जानते हैं। प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है वो कहाँ से लिया गया है, तो यूएसए से लिया गया है। ठीक है, और इसका जो इलेक्शन प्रोसेस है वो कहाँ से लिया गया है, प्रेसिडेंट की पोस्ट यूएसए से ली गई है। एंड इसका जो इलेक्शन प्रोसेस है वो कहाँ से लिया गया है, आपका आयरलैंड से लिया गया है। ये दो बातें हैं, इसको ध्यान में रखना है कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है। ठीक है, इलेक्शन प्रोसेस आयरलैंड से एंड पोस्ट यूएसए से ली गई है, राइट। उसका जो क्वालिफिकेशन है प्रेसिडेंट का वो कौन से आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल नंबर 58 में आता है। ठीक है, आर्टिकल 58 में आता है इनका क्वालिफिकेशन। और इनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, सबसे पहले तो भारत के नागरिक होने चाहिए। उनकी जो न्यूनतम एज है वो 35 ईयर होनी चाहिए। और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता, यानी कि जो लोकसभा की जो क्वालिफिकेशन है सदस्य की वही इनकी होनी चाहिए। और तीसरा, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, यानी कि कोई भी प्रॉफिट ऑफ पोस्ट पे ये नहीं होनी चाहिए, यानी किसी और संस्था से या किसी और जॉब से वो अर्निंग नहीं होनी चाहिए जो कि सरकारी हो। ठीक है, ये सिंपल सी क्वालिफिकेशन आ जाती है प्रेसिडेंट की। आगे हम लोग देखते हैं, इसको हमने ना वन लाइनर के फॉर्म में किया है ताकि आप लोगों के लिए याद करने में इजी हो। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा टाइम अब हमारे पास है नहीं, तो हम लोग वन लाइनर में ही इसको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि पूरे टॉपिक को हम लोग कवर कर सकें। ठीक है, और ये पूरी की पूरी क्लास जो कि पीटी प्रोस्पेक्टस से होगी, ताकि पीटी क्योंकि टाइम बहुत कम है तो हम लोग जल्दी जल्दी जो है इन चीज़ों को रिवाइज करेंगे। ठीक है, चलिए, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से होता है, नहीं अप्रत्यक्ष मतदान से होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करता है, तो कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत लोगों के लिए कंफ्यूजिंग भी रहता है, तो सिंपल सा याद रखना हमको। इसमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ही करते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं होते हैं। ठीक है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, लोकसभा एंड यूटी। ठीक है, ये 3 लोग करते हैं। और भारत के राष्ट्रपति और कौन नहीं करता है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन नहीं करता है। ठीक, कौन नहीं करता है कमेंट में बताएंगे। भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का समर्थन कम से कम कितने सदस्य द्वारा होना चाहिए, तो 50 प्रपोजर एंड 50 सेकेंडर्स द्वारा होनी चाहिए। ये पता है आपको, 50 प्रपोजर एंड 50 सेकेंडर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा, यानी जब हम राष्ट्रपति का इलेक्शन करते हैं तो उसमें मुख्यमंत्री किस स्थिति में भाग नहीं लेगा, तो ये स्थिति होती है यदि वह राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य हो, यानी कि अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर का अगर वो सदस्य है तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का तो भाग है परंतु वह उसके महाभियोग यानी इम्पीचमेंट का भाग नहीं हो सकता, तो क्या है वो राज्य का विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेचर जो होती है वो भाग नहीं ले सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, संसद के राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है, यानी जो भाषण देते हैं सदन में वो कौन तैयार करता है, तो वो केंद्रीय मंत्रिमंडल करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसको है, तो ये किसको है, संसद को है। अभी तक किसी भी प्रेसिडेंट का इंडिया में इम्पीचमेंट नहीं हुआ है। ठीक, चलिए, भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इम्पीचमेंट बोलते हैं, महाभियोग बोलते हैं। इम्पीचमेंट शब्द उन लोगों के लिए होता है जो एक बहुत बड़ी पोस्ट पे रहते हैं। ठीक है, छोटे मोटे पोस्ट के लोगों के लिए ये वर्ड यूज़ नहीं किया जाता है। इम्पीचमेंट शब्द अपने में ही बहुत बड़ी चीज़ है। और ये इनका इम्पीचमेंट प्रोसेस कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। देखिए, इसकी पोस्ट भी यूएसए से ली गई है और इसका इम्पीचमेंट भी यूएसए से लिया गया है, लेकिन इलेक्शन प्रोसेस का जो मेथड है वो आयरलैंड से लिया गया। इसमें कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी नहीं रखनी है। ठीक, भारत नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम, संघ की कार्यपालिका शक्ति यानी एग्जीक्यूटिव पावर किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित है, यानी जो एग्जीक्यूटिव पावर है प्रेसिडेंट की वो किस में आती है, आर्टिकल 53 में आती है। बस हमें आर्टिकल 53 और एग्जीक्यूटिव पावर ये ध्यान में रखना है कीवर्ड। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, आर्टिकल 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है। जब हम महाभियोग की बात करते हैं तो और वो भी प्रेसिडेंट का, तो किसी भी सदन में हम स्टार्ट कर सकते हैं। इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि लोकसभा से ही होगी या राज्यसभा से ही होगी। ठीक है, तो किसी भी सदन से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पूर्ण निर्वाचित की पात्रता निर्धारित करता है? तो ये कौन सा आर्टिकल है आपका? 57 है। इसका मतलब जो है एक प्रेसिडेंट जो है वो अनलिमिटेड टाइम के लिए अपने पोस्ट के लिए बार बार एलिजिबल है वो अप्लाई करने के लिए। जैसे कि यूएसए में 2 बार होता है, लेकिन इंडिया में ऐसी कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। ठीक है, बस यही पूछ रहा है इसमें। नेक्स्ट हम देखते हैं, राष्ट्रपति को कोई भी विषय पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है? यानी कि जब राष्ट्रपति जो है वो जब दोबारा रिकन्सिडरेशन के लिए जब भेजते हैं मंत्रिपरिषद को, तो वो कौन से आर्टिकल में दिया गया है? तो आर्टिकल है ये आपका, अमेंडमेंट है आपका 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये ईयर आप लोग को बताना है, ईयर मैंने छोड़ दिया, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कौन से ईयर में दिया गया। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है, रिकन्सिडरेशन के लिए कौन से अमेंडमेंट के थ्रू भेज सकते हैं, तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी भी विधेयक, ये मिसप्रिंट है, इसमें आएगा बिल। ठीक है, विधेयक या बिल लिख लीजिए आप, बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं। मतलब उनकी स्वीकृति देना ना देना कौन से आर्टिकल में आता है? तो आर्टिकल नंबर 111 में आता है ये। ठीक है, चलिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जज के को उस पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? सुप्रीम कोर्ट को जो जज होते हैं उनको अपॉइंट करने का और उनको हटाने का, दोनों का अधिकार प्रेसिडेंट के पास होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट करने की शक्ति प्रदान है। आर्टिकल 143 किससे रिलेटेड है? एक स्टेटमेंट है, आर्टिकल 143 किससे रिलेटेड है? तो प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कर सकता है, ये इसके रिलेटेड है। बट वो कंसल्टेशन को बाध्य नहीं है, वो प्रेसिडेंट अगर चाहे तो मान सकते हैं और उनका मन है तो नहीं भी मान सकते हैं, तो दोनों रहता है। वो कंसल्ट करेंगे, उसको लागू करना नहीं करना ये टोटली प्रेसिडेंट के ऊपर होता है, कोई भी इसमें फोर्स नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, किस स्थिति में भंग कर सकता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। देखिए, प्रेसिडेंट कोई भी काम करता है ना, बिना रिकमेंडेशन के नहीं कर सकते, वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। सारी पावर होती है प्रेसिडेंट के पास, बट बिना मंत्रिमंडल के रिकमेंडेशन पे वो एक पत्ता तक नहीं हिला सकते हैं। इसीलिए कई बार प्रेसिडेंट की पोस्ट को रबर स्टैम्प कह दिया जाता है। यही वजह है, क्योंकि बिना परमिशन के वो कुछ कर ही नहीं सकते, रिकमेंडेशन के। ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये आपका मेंस में थोड़ा सा और इंटरव्यू के लिए थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, बट अभी पीटी के लिए ऊपर से पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है, लेकिन आर्टिकल, और ये किस में आता है? तो आर्टिकल 108 में आता है, ज्वाइंट सिटिंग। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ज्वाइंट सिटिंग बोलते हैं। ज्वाइंट सिटिंग किसके द्वारा बुलाई जाती है? तो प्रेसिडेंट के द्वारा बुलाई जाती है, आर्टिकल 108 के द्वारा बुलाई जाती है। ठीक है, लेकिन आर्टिकल 118 के अनुसार उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो लोकसभा के स्पीकर करते हैं। यदि वो अनुपस्थित हैं तो उपाध्यक्ष करेंगे उसके। ठीक है, और अगर वो भी अनुपस्थित है तो राज्यसभा के उपसभापति के द्वारा किया जाएगा। ये लिखा गया 118 में। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है कि 118 में क्या किया गया कि अध्यक्षता कौन करेंगे? लोकसभा के स्पीकर करेंगे। और 108 में क्या किया गया कि जॉइंट सिटिंग होगी, और जॉइंट सिटिंग को हेड कौन करेगा? आपका लोकसभा के स्पीकर, और बुलाएगा कौन? प्रेसिडेंट। इन दो में बहुत कन्फ्यूजन होती है, तो उसको अच्छे से एक बार बहुत अच्छे से उसको पढ़ लेना। जो मैंने कहा वही बात इसमें डिटेल में लिखी हुई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अभी तक केवल 3 बार संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है, यानी जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, संविधान बना है, तब से लेकर अभी तक सिर्फ 3 बार ही ज्वाइंट सिटिंग को बुलाया गया है। ठीक है, पहला बुलाया गया 1961 में। ठीक है, दहेज प्रथा अधिनियम के द्वारा विधेयक के लिए जवाहरलाल नेहरू जी के समय। दूसरा 1978 में बैंकिंग सेवा के लिए मोरारजी देसाई जी ने बुलाया था। तीसरा 2002 में आतंकवाद विरोध विधेयक पोटा के लिए। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने माना, यानी 1961, 1978 एंड 2002 तीनों ध्यान रखना है। 61 में आपके जवाहरलाल नेहरू जी थे, 78 में मोरारजी देसाई थे, एंड 2002 में कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। ये ध्यान रखना है। और ये भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था? तो ये किसने किया था? ज्ञानी जेल सिंह जी ने किया था। और कौन से उसमें किया था? अमेंडमेंट बिल में, तो द इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल 1986। ये ध्यान रखना है। ज्वाइंट सिटिंग तो 3 बार बुलाई गई है, लेकिन पॉकेट वीटो का जो इस्तेमाल है वो सिर्फ एक बार किया गया है, वो भी ज्ञानी जेल सिंह द्वारा 1986 में द इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट एक्ट में, अमेंडमेंट बिल में। ये ध्यान में रखना है। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं रखनी इस चीज़ में। यानी जेल सिंह का जो असली नाम था वो जर्नैल सिंह था,
ये ध्यान रखने वाली बात ये है कि वो पहले सिख प्रेसिडेंट थे हमारे इंडिया के, ठीक है। मनमोहन सिंह जी थे वो सेकंड थे। बहुत कन्फ्यूज़न होती है लोगों में कि वो फर्स्ट थे, तो फर्स्ट नहीं, वो सेकंड है। फर्स्ट कौन है हमारे? ज्ञानी जेल सिंह जी, ज्ञानी जेल सिंह जी, ठीक है, जिनका असली नाम था जर्नैल सिंह, ठीक है। वो ऐसे पर्सन थे जिन्होंने पहली बार पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था 1986 में। चीफ मिनिस्टर भी रह चुके प्रेसिडेंट पंजाब के, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के पास कितनी वीटो पावर होती है हमको देखना है। प्रेसिडेंट के पास 3 वीटो पावर होती है, ठीक है। 3 वीटो पावर होती है। कौन कौन सी होती है कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए। एक तो पॉकेट वीटो हो गई, उसके अलावा 2 कौन सी होती है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट को है, ठीक है। किसको वो अनुसूचित क्षेत्र घोषित करेंगे, यानी ट्राइबल, नॉन ट्राइबल ऐसे जो घोषित करते हैं ना, वो कौन करेंगे? तो सिर्फ प्रेसिडेंट करेंगे। ये किस में दिया गया है? तो 5th, एक सेकेंड, ये नेक्स्ट हम देखते हैं। द 5th शेड्यूल अंडर आर्टिकल 244 सब क्लॉज A1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन शेड्यूल एरियाज एज सच एरियाज एज द प्रेसिडेंट मे बाय ऑर्डर डिक्लेयर टू बी, मतलब ये हिंदी में ही, हिंदी को इंग्लिश में लिखा गया है, ठीक है। कुछ बातें कन्वर्ट कर दी गई है आप लोग की सुविधा के अनुसार। तो ये किस में दिया गया है ये हमको देखना है। शेड्यूल एरिया जो है वो घोषित किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा। ये कौन से आर्टिकल के थ्रू किया जाएगा? तो आर्टिकल नंबर 244(1), ये ध्यान रखना है बस, सिंपल सी बात है इसमें। शेड्यूल एरिया जो है वो कौन से आर्टिकल में दिया गया? तो 244(1) में, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? तो कौन होगा? CGI होंगे। मान लीजिए प्रेसिडेंट जो है वो विदेश गए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद जो वाइस प्रेसिडेंट है वो बीमार पड़ गए हैं। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रही हूँ मैं। वाइस प्रेसिडेंट आपके बीमार पड़ गए, तो भैया वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट पे तो कोई रहना चाहिए ना, वो खाली तो रह नहीं सकती है, एक दिन के लिए भी नहीं खाली रह सकती है। तो कौन बनेंगे? तो वहाँ उस केस में कौन बनेंगे? CGI बनेंगे हमारे, ठीक है। और CGI की जगह कौन लेगा? तो सीनियर मोस्ट जज हो गए उस समय के, वो बन जाएंगे। लेकिन अगर CGI भी नहीं है मान लीजिए उस समय, तो कौन बनेगा? मान लीजिए वो छुट्टी पे चले गए हैं अपने पर्सनल चीज़ों के लिए, तो कौन बनेगा? तो जो सीनियर मोस्ट जो जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो बनेंगे हमारे एक्टिंग प्रेसिडेंट। फिर जब वो सब लोग वापस आ जाएंगे अपनी अपनी पोजीशन पे, तो वो लोग होल्ड कर लेंगे अपनी अपनी पोजीशन को। ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं। अच्छा, ये सिचुएशन दी गई है जब ऐसा हुआ था। तो ये मोहम्मद हिदायतुल्लाह के समय में हुआ था, जो कि 11th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। उस समय क्या हुआ था कि वो एक्टिंग प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है। और कौन से सिचुएशन में बने थे? जब जाकिर हुसैन जी का देहांत हो गया था। कब? जब वो प्रेसिडेंट थे उसी समय में, ठीक है। प्रेसिडेंट रहते हुए उनका देहांत हो गया, तब जो वाइस प्रेसिडेंट थे VV गिरी को बनना चाहिए था, कौन? एक्टिंग प्रेसिडेंट। लेकिन उन्होंने, क्योंकि प्रेसिडेंट की पोस्ट तो खाली हो गई ना उनकी डेथ से, जाकिर हुसैन की डेथ थे, तो VV गिरी जी ने क्या किया, अपनी वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट थी उससे रिज़ाइन दिया और प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन भरा, ठीक है। तब ये दोनों पोस्ट खाली हो गई, VV गिरी जी की भी एज अ वाइस प्रेसिडेंट, एंड प्रेसिडेंट की तो ऑलरेडी वैकेंट थी। तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह ही थे बचे थे CGI, तो वो उनको बना दिया गया, ठीक है। और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह, उन्होंने क्या काम किया था? आपका एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह काम किया था। और मोहम्मद हिदायतुल्लाह उस समय के सबसे यंगेस्ट जज थे सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। 10 साल की जो सर्विंग के बाद उनको अपॉइंट किया गया था CGI, और पहले मुस्लिम CGI भी थे। ये बहुत ध्यान में रखना है। फर्स्ट मुस्लिम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वॉज मोहम्मद हिदायतुल्लाह। चलिए आगे देखते हैं। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? फाइनेंस कमीशन की बात हो रही है, तो फाइनेंस कमीशन को कौन आयोग गठित करता है? तो प्रेसिडेंट करते हैं। फाइनेंस कमीशन कौन से आर्टिकल में आती है? आर्टिकल नंबर 280 में आता है। बस ये ध्यान रखना है फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल। और फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है? स्टेट और सेंटर के बीच में जो कर होते हैं, टैक्स का बंटवारा किया जाता है, बस ये ध्यान में रखना है, ठीक है। रिकमेंड करते हैं ये यूनियन और स्टेट के बीच में बंटवारे को, सिर्फ रिकमेंड करते हैं। और हम लोग कुछ VV गिरी जी के बारे में जान लेते हैं क्वेश्चन के थ्रू। भारत के राष्ट्रपतियों में से किसका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है? ठीक है, एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन हो जाता है। तो VV गिरी जी का, VV गिरी का पूरा नाम क्या था? वराहगिरी वेंकटा गिरी, ठीक है, जो कि 4th प्रेसिडेंट थे इंडिया के हमारे। इसका कार्यकाल क्या था इनका? 1969 से लेकर 1974 का। वो ओनली प्रेसिडेंट थे जो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे। प्रेसिडेंट इंडिपेंडेंट खड़े हुए थे, ये ध्यान में रखना है हमको, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ज़्यादा। ही वॉज द ओनली प्रेसिडेंट टू बी इलेक्टेड एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, ठीक है। और इनके बाद कौन आए थे? तो फखरुद्दीन अली अहमद आए थे, ठीक है, VV गिरी जी के बाद।
After the end of the full term, Giri was honored by the government of India with the Bharat Ratna in 1975. जब इनका कार्यकाल समाप्त हो गया था 74 में, तो उनको क्या प्रदान किया गया था? भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, वीवी गिरी जो थे वो क्लोजली एसोसिएट थे विद द लेबर एंड ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया थ्रू आउट इस करियर। मतलब उनका जो करियर था वो शुरुआत से ही लेकर हमेशा से क्या रहा है? ट्रेड यूनियन और लेबर एसोसिएट की तरफ उनका झुकाव रहा है। ठीक है, वीवी गिरी जो थे फाउंडिंग मेंबर थे किसके? ऑल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, जो कि कब बनी थी? 1923 में बनी थी। उसके बाद उन्होंने जनरल सेक्रेटरी का भी पद संभाला था लगभग 10 साल के लिए। इलेक्टेड प्रेसिडेंट भी थे वो किसके? AITUC के, यानी ऑल इंडिया ट्रेड कांग्रेस के। 1926 की बात है ये। ठीक है, ऐसे कौन से प्रेसिडेंट थे जो कि ट्रेड यूनियन से संबंध रखते हैं? तो सिंपल सा वीवी गिरी थे। और वीवी गिरी क्या हुए थे उस समय प्रेसिडेंट? तो 1926 में बने थे प्रेसिडेंट। ठीक है, ये सारी बातें आप लोग एक बार गो थ्रू हो जाइएगा PDF से। नेक्स्ट हम देखते हैं एन संजीवा रेड्डी। ये कुछ ऐसे नाम है जो कि जिन पे क्वेश्चन जो है ना थोड़े से घुमा फिरा के पूछ लेंगे तो बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये कुछ ऐसे प्रेसिडेंट हैं जिनमें बहुत सारी बातें जो है हमें जाननी ज़रूरी है, तो वही हम लोग देख रहे हैं। तो एन संजीवा रेड्डी के बारे में नॉर्मल सी बात सबको पता होगी कि अनअपोज्ड खड़े हुए थे ये। ठीक है, एन संजीवा रेड्डी कौन थे? 6th प्रेसिडेंट थे। M हिदायतुल्ला 4th थे। उसके बाद वीवी गिरी थे। अब इसके बाद कौन? एन संजीवा रेड्डी है, जो कि पहली बार इलेक्ट हुए थे अनअपोज्ड। और यंगेस्ट थे कौन? देखिए, हिदायतुल्ला जो थे यंगेस्ट CJI थे और फर्स्ट मुस्लिम भी थे, लेकिन एन संजीवा रेड्डी क्या थे? यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे। ठीक है, जो कि राष्ट्रपति भवन में गए थे, मतलब सबसे यंग थे राष्ट्रपति भवन को ऑक्यूपाई करने वाले, ये ध्यान में रखना है। वन ऑफ द इनक्रेडिबल फीट दैट एन संजीवा रेड्डी अचीव्ड वाज द रिनाउंस्ड रेसिडेंसी एट द राष्ट्रपति भवन एंड टुक 70% कट इन हिज सैलरी। मतलब उन्होंने क्या किया था? अपनी जो सैलरी थी 70% जो सैलरी थी उन्होंने गरीबों के लिए दान, गरीब जो इकोनॉमिक कंडीशन थी हमारे देश की, जो लोग थे, जनता थी, उनके लिए दान कर दी थी एज अ गेस्चर ऑफ ऑनर। ठीक है, मतलब अपने स्वेच्छा से जो उन्होंने 70% सैलरी जो उनकी मिलती होगी उस समय, वो उन्होंने अपनी इकोनॉमिक कंडीशन लोगों की देखते हुए उसको छोड़ देना ज़्यादा अच्छा समझा। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात रही है। इलेक्टेड टू पार्लियामेंट इन 1977 एज अ कैंडिडेट ऑफ द जनता पार्टी। ठीक है, जनता पार्टी के वो सदस्य रहे हैं। और एन संजीवा रेड्डी जो कि मैंने बताया आपको अनामसली इलेक्टेड स्पीकर। ठीक है, स्पीकर बने थे 6th लोकसभा के। ठीक है, ये स्पीकर भी रह चुके हैं एन संजीवा रेड्डी। और 3 महीने के बाद ये क्या होते हैं? प्रेसिडेंट बन जाते हैं। राइट, ये बात याद रखिए। मतलब कौन से प्रेसिडेंट जो स्पीकर भी रहे हैं, ऐसे कौन से प्रेसिडेंट है जो CJI भी रहे हैं, ऐसे कौन से प्रेसिडेंट जो CM भी रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इस पूरी PDF में आपको मिल जाएगी। ठीक है, ज्ञानी जेल सिंह जी थे ना आपके, ये देखते हैं एक सेकेंड, यहाँ देखिए, ज्ञानी जेल सिंह थे, चीफ मिनिस्टर थे। तीनों क्वेश्चन हो गया। ये चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, हिदायतुल्ला जी CJI रह चुके हैं, एंड वीवी गिरी क्या रह चुके हैं? आपके ऑल इंडिया ट्रेड कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। एन संजीवा रेड्डी स्पीकर रह चुके हैं। ये सारी बातें हैं, अलग अलग चीज़ें। ठीक है, एन संजीवा रेड्डी के बाद आते हैं ज्ञानी जेल सिंह जी। देखिए, ज्ञानी जेल सिंह जी प्रेसिडेंट थे 1982 में। ठीक है, चलिए। और एन संजीवा रेड्डी के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात और है कि इन्होंने 3 प्राइम मिनिस्टर के साथ काम किया है, क्योंकि जब ये प्रेसिडेंट रह चुके थे उस समय क्या होते, पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो रखी थी। तो मोरारजी देसाई का देहांत हुआ तो चौधरी चरण सिंह जी बने, उसके बाद इंदिरा गांधी बनी, यानी 3 प्राइम मिनिस्टर के साथ इन्होंने काम किया है। किन्होंने काम किया है? एन संजीवा रेड्डी जी ने काम किया है 3 प्राइम मिनिस्टर के साथ में। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, जो कि स्पीकर भी रह चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे हम देखेंगे KR नारायणा की। KR नारायणा की सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि ये पहले साउथ से आने वाले प्रेसिडेंट थे। ठीक है, फर्स्ट जो कि साउथ से आते थे, और दलित भी थे। जो हमारे रामनाथ कोविंद जी हैं वो 2nd दलित प्रेसिडेंट है इंडिया के। फर्स्ट कौन थे? KR नारायण थे। ये फर्स्ट दलित भी थे, एंड 2nd क्या थे? ये साउथ इंडिया से आने वाले फर्स्ट पर्सन थे। ठीक है, केरला इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी रही है। हम देखेंगे KR नारायणा वॉज द फर्स्ट इलेक्टेड एज वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, ये भी वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। वैन शंकर दयाल शर्मा वॉज द प्रेसिडेंट। जब शंकर दयाल शर्मा प्रेसिडेंट थे तो ये वाइस प्रेसिडेंट थे। क्या उसके बाद ये प्रेसिडेंट बने। अब ये 1997 में क्या बन जाते हैं? प्रेसिडेंट बन जाते हैं। और फर्स्ट एंड ओनली दलित टू बी प्रेसिडेंट। ठीक है, आफ्टर रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद के बाद, मतलब रामनाथ कोविंद को लेंगे तो हम 2nd दलित हो जाएंगे। ठीक है, ये फर्स्ट दलित थे। लोगों को बहुत कन्फ्यूजन है ना, रामनाथ कोविंद जी पहले दलित प्रेसिडेंट बने, तो नहीं। KR नारायण जी फर्स्ट थे, रामनाथ कोविंद जी 2nd थे। ठीक है, अभी जो बनी हमारी मिसेस द्रौपदी मुर्मू जी, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी,
तो ये कौन से, ये आती हैं ट्राइबल वुमेन है, फर्स्ट ट्राइबल वुमेन है एंड सेकेंड वुमेन है। श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी के बाद में ये सेकेंड वीमेन प्रेसिडेंट है एंड फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट है। ठीक है, मुस्लिम भी रह चुके हैं, सिख भी रह चुके हैं, दलित भी रह चुके हैं, ट्राइबल भी रह चुके हैं, विमेन भी रह चुकी है। सारे मतलब सब समुदाय से जो है ऑलमोस्ट हमारे प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ठीक है, क्या न रहने के बारे में जो इम्पोर्टेंट बातें थी मैंने अभी बता दी आप लोग को। उसके अलावा जो है इन्होंने एक प्रथा चालू करी जिसमें क्या होता है, जो अपने जो एक्शन है वो हम किसके थ्रू, नेशन को राष्ट्रपति भवन के द्वारा हम समझाते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, और ये भी इन्होंने एक प्रथा चालू करी के नारायण जी ने कि प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट टू सो दैट ही हैड कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस, यानी कि कॉन्फिडेंस जो है दिखाना होता है हाउस का प्राइम मिनिस्टर को। ऐसा नहीं है कि किसी भी प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ही करते हैं, लेकिन मेजोरिटी होगी उसी को करते हैं। तो ये जो प्रथा है किन्होंने लाई थी, के नारायण जी ने शुरू करी थी। ठीक है, अब हम देखेंगे जाकिर हुसैन जी के बारे में। जाकिर हुसैन जी कौन थे, हमारे गवर्नर रह चुके हैं बिहार के। रामनाथ कोविंद जी भी हमारे गवर्नर रह चुके हैं बिहार के। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो थोड़े से ट्विस्ट करके आएंगे तो हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाएंगे आते हुए भी। ठीक है, रामनाथ कोविंद जी जो हैं, क्या लिखा है सॉरी, तो जाकिर हुसैन जी हमारे फर्स्ट गवर्नर रह चुके हैं। ठीक है, उसके बाद ये क्या बने, प्रेसिडेंट बने। और ये कब इलेक्ट होते हैं प्रेसिडेंट, 1962 में, यानी 57 जब ये गवर्नर का इनका पोस्ट खत्म हुआ, टेन्योर खत्म हुआ, तब ये क्या बन गए, प्रेसिडेंट बन गए हमारे। और इनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से कब नवाजा गया, 1963 में नवाजा गया। और ये मेंबर भी रह चुके हैं यूनेस्को के, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के एंड CBSE के, तीनों के मेंबर रह चुके हैं। बहुत बड़ी बात है। ये भी मुस्लिम प्रेसिडेंट थे और इनका भी जो देहांत है वो ऑफिस में हुआ था। ठीक है, 2-3 प्रेसिडेंट थे जिनका जो देहांत है वो उनके टेन्योर के समय में हुआ था। ठीक है, ये बातें हम लोग को ध्यान में रखनी है। बाकी प्रेसिडेंट से रिलेटेड जितने भी थे इसमें टॉपिक वो कवर हो चुके हैं। आप लोग को लगे कि कुछ छूट गया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि और बच्चे भी उससे फ़ायदा उठा सकें। और जैसे कि हम लोग का पास टाइम बहुत कम है तो हम लोग फटाफट से ये मोड में आएंगे और सारा जो टॉपिक है वो ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि बच्चों तक ये पहुँच सके और सब बच्चों को इसका पॉजिटिव इफेक्ट मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग BPSC ऑनलाइन अकेडमी।